डीजे का बढ़ता प्रचलन और डीजे का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, उससे अभी हाल में एक घटना मिली कि एक घर धाराशायी हो गया, ये रिपोर्ट कह रही है। और डॉक्टर साहब, मैंने इस संदर्भ में ईएनटी स्पेशलिस्ट है अपने रायपुर में, डॉक्टर जावलकर जी से उनसे बात किया था, उसका वीडियो भी इसमें डाला है स्पेशली डीजे के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि डीजे का पांडे जी कंडीशन ये होता है कि जब भी कोई जो हमारे लंबे चलने वाले त्योहार होते हैं, जैसे गणेशोत्सव आ जाता है, दुर्गा पूजा आ जाती है, नवरात्रि का समय रहता है, जब चौराहे पे ये प्रतिमाएं बैठती हैं और डीजे खूब बजा करता है, उस दौरान बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको सुनना बंद हो जाता है। और कई बार तो कुछ केसेस ऐसे निकले हैं जो हमेशा के लिए डंप हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए बहरे हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, साउंड फ्रीक्वेंसी और एक एनर्जी है। हम्म। साउंड एक एनर्जी है जिसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। हम्म। जो आजकल के डीजे बजाए जाते हैं, जब घर के सामने से डीजे निकल जाए तो आप देखिएगा घर की दीवारों के अंदर में वाइब्रेशन आ जाती है। हम्म। कांच के अंदर वाइब्रेशन आ जाती है अगर आप खिड़की के कांच के पास खड़े हुए हैं तो। हम्म। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड दिया जा रहा है, हम्म। जब वो घर को गिरा सकता है तो कान के पर्दे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। हम्म। ये जो हम टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अलका याग्निक जी ने अभी रिसेंटली जो घटना हुई कि तेज आवाज में ईयरफोन लगाकर अपने कानों पर ना रखें, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे ये बात को शेयर किया। जी जी जी। अलका याग्निक का भी आया, मैं दर्शकों को बताता हूँ कि उनको सुनना बंद हो गया था, उनको कम सुनाई दे रहा था, अलका याग्निक ने खुद कोट किया है। समझ रहे हैं ना कि हम्म। ईयरफोन से लेकर ये जो साउंड का इफेक्ट है, जिसे हम साउंड एनर्जी कह रहे हैं, उसको हमने रिजोनेंट फॉर्म में पैदा कर दिया है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की चला रहे हैं हम्म। जिसके लिए हमारे कान, हमारे शरीर और हमारे घर नहीं बने हैं। ये विस्फोट हो रहा है एनर्जी का। जी। दूसरी तरफ केवल साउंड की ही नहीं, लाइट एनर्जी की बात कर लीजिए। हम्म। डीजे के अंदर या आजकल के फंक्शंस में जो लेजर लाइट लगाई जा रही है, जो एलईडीज लगाई जा रही हैं, हम्म। वो हमारी आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं। कितने ही केस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर रात भर शादी में रहे या ब्याह किसी फंक्शन में रहे और तेज लाइट का एक्सपोजर हुआ और सुबह उठ के जब वो लोग देखते हैं तो उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा है, आंखें लाल हो गई हैं और उन्हें इमीडिएट आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, फोटोफोबिया। इस बारे में तो आपसे बेहतर कौन बताएगा, एज ए आई सर्जन। ऐसे केसेस हमारे पास लगातार देखने को मिल रहे हैं। हम्म। दूसरी तरफ जब आप अगर मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं, उधर से सामने से कोई डीजे आ रहा है किसी प्रकार का, और उसमें जो लेजर लाइट और साउंड है, तो आपका ध्यान भी चला गया उधर, हम्म। प्लस लाइट इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको आने वाली जो उधर से ट्रैफिक है वो भी दिखाई नहीं देगी, और आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। तो इन चीजों पर कुछ लिमिटेशन लगाने की जरूरत है, जैसा मैं समझ रहा हूं। हर चीज के ऊपर जो कहा जाता है ना कि किसी भी चीज का एक्सेस होना हम्म। परेशानी पैदा करता है, हर चीज के अंदर एक मॉडरेशन और समझदारी बरतने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो उस टेक्नोलॉजी का किसी भी प्रकार से मिस यूज करें। बिल्कुल। और दिखावे के साथ साथ फीलिंग लाना बहुत जरूरी हो गया है आयोजनों में, फंक्शंस में। हम्म। रिलीजन मतलब स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड रिलीजन। हम्म। इनिशियल वे में जब रिलीजन्स बनाए गए थे, कोई भी धर्म, उसका मतलब था राइट वे ऑफ लिविंग, हम्म। राइट वे ऑफ कनेक्टिंग विद द गॉड। हम्म। भगवान का कॉन्सेप्ट समझाया जाता था, जीवन का कॉन्सेप्ट समझाया जाता था, और जीवन के साथ और भगवान के साथ और खुद के साथ कनेक्ट करने का तरीका होता था धर्म। हम्म। जैसे महाभारत में भी कहा गया ना कि मैं अपने धर्म पर हूं। हम्म। धर्म युद्ध है, तो यानी कि जीवन के प्रति समझ, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में ये जो धर्म था, इसमें से स्पिरिचुअलिटी खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिखावा बढ़ते जा रहा है। जी। अब ऐसे में जो धर्म का काम था, जो व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ता था, खुद के साथ जोड़ता था, वो कहीं ना कहीं दिखावे की तरफ जाते जा रहा है। हम्म। सोचने की जरूरत है हमें। मैं नहीं कह रहा हूं किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में, किसी के उसके बारे में, समाज के बारे में। हम सबको मिलकर बैठकर थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हो क्या रहा है। हम्म। धार्मिक भावनाएं अपनी जगह है, आस्था बिल्कुल अपना रोल है, विश्वास का अपना रोल है, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, हम्म। आत्मा का अध्ययन, खुद के साथ जुड़ना, डेफिनेशंस को दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है। अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन, चलिए। स्वयं में अवलोकन, बिल्कुल। स्वास्थ्य स्वयं में स्थित। स्वयं का अवलोकन, स्व में स्थित होना स्वस्थ होता है।
और अपना अवलोकन करना अध्यात्म होता है। स्पिरिट को समझ जाना स्पिरिचुअलिटी होता है। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं रिलीजन की ओर चले जा रहे हैं, और एक दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश, एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की, दिखाने की कोशिश में हम एक प्रकार से कहा जाए कि एक अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं। ये खुद नहीं पता कि हमको जाना किधर है, हम दौड़ क्यों रहे हैं, बस दौड़ते चले जा रहे हैं। तो वापस आने के समय तो दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम के साथ में आगे के क्रम को बढ़ाता हूं। जब बात स्पिरिचुअलिटी की होती, जब बात अध्यात्म की होती है, तो हमारा सनातन कहता है कि आपको अध्ययन करना है तो एक बार भगवत गीता का अध्ययन कर लीजिए। भगवान कृष्ण ने वहां पे बड़े सिंपल वे से बताया और बार बार बताने की कोशिश की है कि बाकी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आपको अपना समझना है कि आप हैं कौन, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, हु एम आई। इस पे ही भगवत गीता लिखी गई है, और भगवत गीता का पूरा मूल सार ही यही है। बट आपको समझना होगा उस चीजों को। और कबीर दास ने भी कह दिया था दोनों तीनों धर्मों के बारे में कि मन न फिरावत आपना, काहे फिरावत मोर, ये काट की माला कही समझावत तो। हम बाहरी चीजों को तो घुमाने में लगे हैं, बाहरी चीजों को दिखाने में लगे हैं, लेकिन अपने अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मन को स्थिर करने की जरूरत है, उसकी बजाय हम माला को रोटेट करने में लगे हैं, और हमारा ध्यान माला के रोटेशन में लगा रहता है। लेकिन जब तक सब आप ही ने बात की अभी फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन की बात की, आपने साउंड में बात किया, तो मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट भी याद आता है कि इस वर्ल्ड को, इस संसार को अगर आपको समझना है तो आपको उसे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के आधार पे समझना होगा। भगवत गीता को अगर मॉडर्न में जोड़ दिया जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ये जो कोट है ना, बहुत सार्थक होता है, और गीता का एक छोटा सा सार भी निकल के आता है। तो अब अध्यात्म को मैं आइंस्टीन के साथ में और भगवत गीता के साथ में थोड़ा सा कोरिलेट करने के चालू करता हूं, जिसको लोग समझ पाए आसानी से। बिल्कुल ठीक कहा पांडे जी। जो हमारा वैदिक विज्ञान है उसका प्रूफ क्वांटम फिजिक्स ने दिया। हम्म। जितने भी क्वांटम फिजिसिस्ट थे उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन ड्रॉ की, जो भी प्रूव किया, उसके बाद उन्होंने जब वैदिक विज्ञान को पढ़ा हम्म। तो उन्हें यह महसूस हुआ कि जो बातें उन्होंने क्वांटम फिजिक्स से प्रूफ की वो तो वैदिक विज्ञान में पहले ही लिखी हुई है। हम्म। तो कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिसिस्ट ने यह भी कहा कि हम वैदिक विज्ञान की चीजों को ही प्रूफ करते जा रहे थे क्वांटम फिजिक्स की मदद से। और ये सच भी है कि अब हमें मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स उन चीजों की बात करता है जो हमारी फाइव सेंसेस के बियॉन्ड की चीजें हैं, हम्म। जो हमें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, केवल महसूस किया जा सकता है। सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं। हम्म। और जितनी भी बात थी वैदिक विज्ञान की, जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया, हम्म। खुद का विराट रूप दिखाया, और पांच कोशों की बात कही। हाँ। क्वांटम फिजिसिस्ट कहते हैं कि आपके चारों तरफ एक बायोफील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं ऑरा। और ऑरा को हम किसी संत महात्मा के ऑरा को तो समझते हैं, लेकिन अपने खुद के ऑरा को नहीं समझते कि उनका भी ऑरा है तो हमारा भी ऑरा है। हम्म। फर्क इतना है कि संत महात्मा ने अपने ऑरा को डेवलप किया है और हम अनजान हैं अपने ही ऑरा से, और उसको बल्कि बिगाड़ रहे हैं। जब एक हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड आपके आसपास चलती है तो हम्म। आपके ऑरा के अंदर बायोफील्ड कैमरा अगर लगा के देखें हम, बायोफील्ड व्यूअर, बायोफील्ड रीडर, हम्म। जीडीबी, बायोवेल, इस प्रकार की जो क्वांटम डिवाइस है लगा के देखें, तो आपके बायोफील्ड का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो एकदम ऐसी हड़बड़ाहट हो जाती है कि एक इरिटेटिंग सा ऑरा बन जाता है। हम्म। और उसी का उल्टा जब आप एक मेडिटेशन करते हैं, जब आप एक शांत होते हैं, उस समय आपका ऑरा देखा जाए तो बहुत ही स्मूथ एनर्जी का फ्लो आपके ऑरा में हो रहा होता है, और आपका ऑरा बहुत ही शांत और सौम्य होता है। यानी अब क्वांटम फिजिसिस्ट या क्वांटम डिवाइसेस की मदद से वो सारी बातें जो वैदिक विज्ञान में कही गई उसे देखा जा सकता है, हम्म। समझा जा सकता है। कौन सी लाइट आपके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, कौन सी साउंड इफेक्ट डाल रही है। एक तरफ होता था रास रंग और नाद, जो श्री हम्म। कृष्ण भगवान करते थे। वो जब बांसुरी बजाते थे, उस बांसुरी के अंदर में वो नाद होता था कि सबको मंत्र मुग्ध कर देता था, और गोपियां नाचने पर विवश हो जाती थी। वो मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती थी और लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाता था। फिर राइट। कहीं ना कहीं आया ब्रेक डांस। ब्रेक डांस, और वो ब्रेक डांस के बाद अगर आदमी आधा घंटा ब्रेक डांस कर ले तो उसकी हड्डियां और मसल्स ब्रेक डांस हो जाएंगे, ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। यानी आजकल का जो डांस है उसमें थकावट होती है, ड्रिंक करके करते हैं लोग ज्यादातर।
बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है, थक जाता है आदमी। और वैदिक विज्ञान में जो डांस होता था, सूफी डांस होता था, आज भी आप देखिए सूफी लोगों को कैसे एक रिदमिक मूवमेंट्स के साथ करते हैं, उससे आपकी बॉडी चार्ज होती है। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे भी आप डांस करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा। हम्म। यानी आप एक अलग उत्साह आ जाएगा, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। तो ये फर्क समझना होगा हमारे वैदिक विज्ञान के चीजों को मॉडर्न साइंस में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और उस डायरेक्शन में कैसे चला जाए। एनर्जी वो भी है, अभी की हम्म। एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, अभी की एनर्जी इनकॉन्ग्रुएंस हो गई है, इन अनहारमोनियस हो गई है। ठीक है। और डॉक्टर पहले अली, ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में की जाती थी। ठीक है। डॉक्टर अली, आपने बहुत अच्छी बात कही अभी की, और मॉडर्न साइंस को थोड़ा जोड़ने की कोशिश किया भगवान कृष्ण के साथ में, जो उनकी रासलीला होती है, और रासलीला को लोग ने आज की डेट में भी उत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन शायद उसका उपयोग भी गलत कर दिया है। आज वो डीजे के धुन पे नाचते हैं, और कृष्ण के साथ जो रासलीला होती थी वो बांसुरी के साथ होती थी। बांसुरी में रिदमिक साउंड होता है जो कि स्पिरिचुअल होता है। आपने एक बात और कही कि रंगों का महत्व, तो हम ने और भी जब देखा कृष्ण की रासलीला को पढ़ना चालू किया, और जो गोपियों के साथ में वो लीलाएं करते थे, तो उसमें बहुत सारे आभूषण पहने जाते थे और रत्नों से जड़ित होते थे, कई रंग बिरंगे हुआ करते थे। तो राग रंग और नाद की बातें यहाँ पे, मैं वाइब्रेशन को समझा जहां से आपने भी बात की कि है, पर कलर का क्या संबंध है फिर इसमें? साउंड तो आ गई, ठीक है, रिदमिक मूवमेंट चल रहा था वो भी आ गई, राग हो गया लाइट, और नाद हो गया। लाइट और साउंड, हाँ। लाइट और साउंड दो प्रकार की एनर्जी हैं। हम्म। ठीक है? लाइट जो है वो यांग एनर्जी है, और साउंड जो है यिन एनर्जी है। हम्म। यानी प्लस और माइनस, मेल और फीमेल, अच्छा। दो प्रकार की एनर्जी लाइट और साउंड में ट्रेवल करती है। लाइट और साउंड के कॉम्बिनेशन से आप अपने बॉडी की और अपने बायोफील्ड की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। क्वांटम फिजिसिस्ट ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, निकोलस टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स, हम्म। थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन। हम्म। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन की बात उन्होंने कही थी, और आज हम बहुत सारी चीजें, चाहे हम मोबाइल हो, चाहे ईसीजी हो, चाहे ईईजी हो, चाहे हम्म। सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, एनर्जी को यूज कर रहे हैं। हम्म। लेकिन हम उसका एक एक्यूरेट यूज समझ नहीं पा रहे हैं। जी। अगर साउंड और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हम्म। आपके बायोफील्ड की एनर्जी को बैलेंस कर दिया जाए, तो हम्म। आप बहुत जल्दी शांत अवस्था में पहुंच सकते हैं। हम्म। माइंड को हील किया जा सकता है, बॉडी को हील किया जा सकता है। एक अच्छा सूदिंग म्यूजिक सुनने से आपको अच्छा लगना शुरू होता है, और वहीं एक बहुत ज्यादा तेज साउंड का म्यूजिक सुनने से इमीडिएट हेडेक पैदा हो जाता है। हम्म। यानी साउंड में वो असर है, वो इफेक्ट है कि वो आपके अंदर सर दर्द भी पैदा कर सकता है और आपके सर दर्द को ठीक भी कर सकता है। हम्म। हम्म। दूसरी तरफ लाइट, लाइट में दो चीजें आती हैं। लाइट को अंदर विजुअलाइज करना, इंटरनल विजुअलाइजेशन, और बाहरी लाइट, दोनों ही चीजों का असर है। हर कलर का एक फ्रीक्वेंसी है। और निकोलस टेस्ला ने एक बात और कही थी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सेकंड बात उन्होंने कही, दिस यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग इन मल्टीपल ऑफ 3, 6 एंड 9। दिस 3, 6, 9 आर मैजिकल नंबर। 369 आता मैजिकल नंबर। थ्री सिक्स टेस्ला। नाइन टेस्ला और ने। वैदिक विज्ञान में टेस्ला वही थे जिन्होंने एमआरआई को डिस्कवर किया था, राइट। निकोलस टेस्ला। जी। वैदिक विज्ञान में जो जिक्र आता है मूलाधार चक्र का, रूट चक्र का, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 396 हर्ट्स। 396 हर्ट्स जो पहला चक्र है। हम्म। जो चौथा चक्र है, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, उसकी फ्रीक्वेंसी है 639 हर्ट्स। और जो सहस्रार चक्र है, जो सबसे ऊपर का चक्र है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 963 हर्ट्स। यानी 396, 639 और 963। हम्म। सोच के देखिए कि हम एक एनर्जी सिस्टम है, ये ह्यूमन बींग्स आर एनर्जी सिस्टम। हम्म। और इसकी एनर्जी जब जब डिस्टर्ब होगी, ये जो ऑरा के अंदर एनर्जी डिस्टर्ब होगी, तो फिर माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर असर आएगा। हम्म। हमारे इन्वायरमेंट का हमारे मूड पर भी असर होता है, हमारी बॉडी पे भी असर होता है। बिल्कुल। ये बात हम मानते हैं, लेकिन हम्म। बहुत सारी सटल फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। अगर आप 963 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में बैठ जाएं, तो हम्म। आपको आध्यात्मिक विचार आने शुरू हो जाएंगे।
अगर आप 639 की फ्रीक्वेंसी में बैठ जाएं तो हम्म। आपका दिल लव फील करना शुरू करेगा। हम्म। 396 की फ्रीक्वेंसी में बैठ जाएं, अपने आप कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। राइट। और सर सर, ये जो अभी आपने बताया, तीन विशेष चक्र के बारे में आपने जिक्र कर दिया, मूलाधार के बारे में किया आपने, अनाहत के ऊपर बात किया, और आपने स्वादिष्ठान। ये जो चक्र है, इसको मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न तरीके से, हम जो आधुनिक तरीका है, उससे कैसे समझे, क्या है एक्चुअली? क्योंकि हम स्पिरिचुअल के हिसाब से तो इसको कुंडली जागरण की बातें कही जाती है, जो हमारे किताबों में वर्णित है। जब आप ये कह रहे हो कि जो पूरा वर्ल्ड है, जो टेस्ला जी का आपने कोट किया, कि इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन चलती है, तो और हमारे पीछे भी ऑरा होते हैं, इंग और यंग एनर्जी के भी आपने बात किया कि दो प्रकार की जो एनर्जी है ये भी होती है। एनर्जी है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होती होगी, तो क्योंकि बाहर हमारे यहाँ पे एनर्जी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और पावर हाउस बने हुए हैं। तो अगर हमारे बॉडी में है तो हमारा पावर हाउस क्या है? जैसे कि डॉक्टर साहब, हम लोग जब किताबों में बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि जो सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो पावर हाउस कहलाता है। हम कहते हैं कि जो लीवर है हमारा, वो एनर्जी को रखता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसमें ब्रेक डाउन वहां पे होता है, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक रिएक्शन। तो एनर्जी का, जिस स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं आप, वो कहाँ स्टोर होती बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है, ये है? हमको सबको पढ़ाया गया है। जी। और फूड से, लाइट से, पानी से, सबसे मिलाकर फिर एक एटीपी फॉर्मेशन होता है। राइट। राइट। एक बात बताइए, एक डेड बॉडी को लीजिए और उसके अगर ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी लगा दे, जनरेटर लगा दे, बैटरी लगा दे, इन्वर्टर लगा दे, तो हम्म। क्या उसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएंगी? नहीं होते। नहीं होंगी। हम्म। अगर होते लेकिन होते तो जिंदा ही रहता ना। हाँ, यानी कोई एनर्जी थी जो मिसिंग हो गई उस हाँ। बॉडी में से। अब उसके बाद हम किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी उसको लगाकर वापस उसके ऑर्गन्स के अंदर वो बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। यानी एक फिजिकल एनर्जी के बियॉन्ड एक ऐसी चीज है जो बॉडी में से मिसिंग हुआ तो वो एक एनर्जी पूरी बॉडी की डाउन चली गई। हम्म। जैसे घर के अंदर बहुत सारे आपने एक से एक इक्विपमेंट लगा के रखे हैं, लेकिन अगर सीएसईबी से इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आई हम्म। तो बिन इलेक्ट्रिसिटी सब सुन, सब हाँ। शून्य हो गया। बिल्कुल। अब यही डेड बॉडी में से जब लीवर दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो ये जो लीवर इस बॉडी में वर्क नहीं कर रहा था उस हम्म। बॉडी के अंदर जाके फंक्शनिंग हो जाता है। हम्म। ठीक है। राइट। हम्म। यानी कि उस बॉडी के अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी थी, स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जिसने इस मशीन को फिर से वापस स्टार्ट कर दिया। हम्म। समझ रहे हैं? यानी कि हम्म। जो बॉडी के अंदर एक सिस्टम है। मैं हम्म। आपको क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझाता हूँ। तो जैसे क्वांटम फिजिसिस्ट ने कहा कि हम एक फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड मेटाफिजिकल बॉडी है, हमारा एक बायोफील्ड है, हमारा एक ऑरा है। और वैदिक विज्ञान कहता है पंचकोश। ये दोनों एक एक ही चीज हैं। हम्म। और हमारे जो चार कोश और होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हम्म। क्वांटम फिजिक्स कहता है फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड सोल बॉडी, ब्लिसफुल बॉडी। ये हम्म। पांच लेयर हैं हमारी जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हैं। हम्म। सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट वेवलेंथ फिजिकल बॉडी की है। हाँ। हाँ। इसीलिए उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मशीनों से मेजर कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई से। हम्म। दूसरी तरफ सबसे हाईएस्ट जो लास्ट है सोल, उसकी हम्म। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, लोवेस्ट वेवलेंथ है। इसीलिए तक हम अभी तक हमारे पास ऐसी मशीन्स नहीं आई कि उस फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर सकें। हम्म। इसीलिए हम सोल को अभी तक देख नहीं पाए। हम्म। जिस दिन साइंस ने उस फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने की मशीनें बना ली तो हम्म। सोल को भी मशीनों के द्वारा देखा जा सकेगा। ठीक है। कुछ समय पहले अगर हम कहें, माइक्रोस्कोप नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, तो हम्म। माइक्रो बायोलॉजी सब्जेक्ट भी नहीं होता था। और ये भी नहीं समझा जाता था कि बैक्टीरिया और वायरस या फंगस कोई चीज होती हैं। हम्म। हमें उस छोटे ऑर्गेनिजम्स की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें लगता था कि जो हमें दिखाई देता है वही सत्य है। हम्म। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो पता चला कि पूरा एक माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है और एक पूरी दुनिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कितने हम्म। ही वायरस, एमआरएनए वायरस, डीएनए वायरस, कितने ही बैक्टीरिया डायग्नोज कर लिए गए और उनके लिए एंटीबायोटिक, एंटीवायरस और एंटी फंगस बनाया गया। जी। और कितने ही पेंडेमिक्स को रोक लिया गया। यही तो साइंस का इवोल्यूशन था ना। हम्म। साइंस ने लोअर लेवल पे तो तरक्की किया माइक्रो के अंदर में,
लेकिन एक लेवल और बचा हुआ है, वो है फ्रीक्वेंसी का लेवल। जी। जिस दिन साइंस ने ऐसा माइक्रोस्कोप निकाल लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी सोल की फ्रीक्वेंसी की कैप्चर कर सकती हो, तो हमें दिखाई दे जाएगा कि हम्म। सोल की एक एनर्जी है, और उस एनर्जी से जुड़ा हुआ है हमारे बॉडी का लाइफ फोर्स एनर्जी सिस्टम। ठीक है। अभी क्वांटम फिजिक्स की मदद से क्वांटम डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं जिसके द्वारा आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। एडवांस क्रिलियन फोटोग्राफी के वर्जन है ये। क्रिलियन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोफील्ड के बारे में बात की थी। हम्म। और क्रिलियन के बाद बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई हैं। अभी रशिया, जापान, चाइना, कोरिया, अमेरिकन कंट्रीज इसके ऊपर बहुत आगे रिसर्च कर रही हैं। इंडियन वैदिक फिलॉसफी के ऊपर, विज्ञान के ऊपर रिसर्च करके वो डिवाइसेस ला रही हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रही हैं। हम्म। अब हम समझ सकते हैं कि हमारा बायोफील्ड में क्या चेंजेस हैं, किस प्रकार के चेंजेस हैं। और ये जो नाड़ियां हैं, ये हमारे फिजिकल बॉडी में भी जुड़ी हुई हैं, मेटाफिजिकल बॉडी में भी जुड़ी हैं। ये एनर्जी ट्यूब्स हैं, हम्म। और इसी में वो लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है। जो चक्र हैं वो रेगुलेटर हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि नाड़ियां होती कैसी हैं। जी। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप अपनी भी देख सकते हैं। बस आपको पॉजिटिव हेल्थ जोन जो कि रायपुर में है, डॉक्टर अनिल जी का सेंटर है, वहां पे आप एक बार विजिट करें। आप अपने खुद का ऑरा देख सकते हैं, आप अपना खुद का चक्र देख सकते हैं, आप नाड़ियों को देख सकते हैं जो दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये एनर्जी ट्यूब्स का जाल बिछा हुआ है। हम्म। ये देखिए, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीन नाड़ी होती है। सुषुम्ना के अंदर फिर तीन नाड़ी होती है, वज्र नाड़ी, चित्र नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी। हम्म। फिर इसके बाद 36 नाड़ीज निकलती हैं यहाँ से। जी। ये देखिए, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसके अंदर वज्र, चित्रिणी और ब्रह्म नाड़ी। फिर वहां से 36 नाड़ी, और 36 नाड़ियों से निकलती हैं। फिर ये दो दो में डिवाइड होती हैं, 72 नाड़ियां बनती हैं। और 72 में से फिर 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। और 72,000 में से 70,000 नाड़ियां जो हैं, फिर पांच पांच में डिवाइड होती है, 3,50,000। और जो ये वाली नाड़ी है, शंकिनी नाड़ी, जो सबसे नीचे होती है, ये केवल 2,000 में डिवाइड होती है। हम्म। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीन नाड़ी। फिर सुषुम्ना के अंदर में तीन नाड़ी और हैं, वज्र नाड़ी, चित्रण नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी। और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जहां जहां कट करती है वहां पे चक्र होते हैं। चक्र क्या है? एनर्जी सेंटर्स हैं, हम्म। जहां पर रेगुलेटर हैं, ये पंखे की तरह। हम्म। जैसे हम पंखे के स्विच को कम ज्यादा कर सकते हैं रेगुलेटर से, उसी प्रकार से लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो बॉडी के अंदर कम या ज्यादा किया जा सकता है चक्रों से। 7 मेजर चक्र होते हैं और टोटल 114 चक्र होते हैं। ये सारी बातें केवल आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। क्वांटम फिजिसिस्ट इस बात को प्रूव करते हैं। हम्म। ये देखिए, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर और बाहर ये नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। ये एनर्जी ट्यूब्स है, बहुत ही सूक्ष्म है। और इसी के द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बिना हाथ मिलाए, बिना बोले हम किसी की एनर्जी फील कर पाते हैं। इसी जी। के द्वारा ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं हम, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर भी एनर्जी चैनल्स हैं। ऑर्बिट, पृथ्वी के भी एनर्जी सेंटर्स हैं, पृथ्वी की ले लाइंस होती हैं। और ऑर्बिट, ग्रहों की ऑर्बिट लाइन होती है। हर ग्रह अपनी ऑर्बिट के अंदर ही मूव करता है। अगर वो 0.01 डिग्री भी अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल आए, तो पूरे ब्रह्मांड में तहस नहस मच जाएगा। हम्म। वो अपने रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, और वहीं से वो एनर्जी एमिट करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी। और हम्म। ये कॉस्मिक एनर्जी पृथ्वी पर पहुंचती है। जैसे सनलाइट होती है, वैसे ही सटल कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो पृथ्वी की ले लाइंस के द्वारा पूरे हम्म। पृथ्वी के अंदर फैलती है। और फिर पृथ्वी से हम कनेक्टेड हैं अपनी नाड़ियों के द्वारा। हम्म। इसीलिए कहा गया है कि हम सब माइक्रोकोसम, मैक्रोकोसम, एक बड़ा ब्रह्मांड है और एक छोटा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। और ये आपस में कनेक्टेड है नाड़ियों के द्वारा। इसीलिए कहा गया है कि बटरफ्लाई इफेक्ट, एक छोटी सी तितली अगर रायपुर में पंख फड़फड़ाए तो जर्मनी में भूचाल आ सकता है। हम्म। यानी ये नाड़ियां इतनी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि एक छोटी सी घटना कहीं पर बवाल ला सकती है, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सीज आपस में जुड़ी हुई हैं। ये हम्म। देखिए, ये वैदिक विज्ञान में इस तरीके से चक्र दिखाए गए हैं। ये उस समय परिकल्पना होती थी, उनके पास मशीनें नहीं होती थी। जी। लेकिन जब क्वांटम फिजिसिस्ट ने चक्रों को देखा, आकृतियों को देखा, फ्रीक्वेंसीज को देखा, तो वैसा ही दिखाई दिए जैसा ऋषियों ने परिकल्पना में, इमेजिनेशन में, मेडिटेशन में देखा था। उसके कितनी पंखुड़ी हैं, ये पूरा दिखाया गया है। ये देखिए, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये सब चक्र ये वैदिक विज्ञान से लिया गए डायग्राम्स हैं। और आज क्वांटम फिजिसिस्ट ने जब डिवाइसेस से एनर्जी के द्वारा क्रिएट करके देखा, तो बिल्कुल वैसा ही आकृति वहां पे दिखाई देती है जहां पर उसका लोकेशन बताया गया है। ये हम्म। देखिए, ये होती है नाड़ियां। ऐसे नाड़ियां फैली हुई हैं,
और नाड़ियों में से ये चक्र निकला हुआ है, और ये जंक्शन है, यहीं पर एक चक्र है। ये ट्यूब्स होती है, फनल शेप होते हैं चक्र। बिल्कुल। और ये इमोशंस होती है हमारी, जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं, इन नाड़ियों की फ्रीक्वेंसी को बंद कर देती है। हम्म। इमोशंस आर फ्रीक्वेंसीज। जैसे आपने कहा ना कि बहुत तेज साउंड आया तो घर ध्वस्त हो गया, हम्म। ऐसे ही बहुत नेगेटिव इमोशन आया तो नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज पैदा हो गया। इनफैक्ट बाहर का जो साउंड है, बाहर की जो लाइट है, वो भी हमारे अंदर की नाड़ियों पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि नाड़ियां शरीर के अंदर भी हैं, शरीर के बाहर भी हैं। ये देखिए, हम्म। ऐसे हम एक बायोफील्ड हैं। ये देखिए, मणिपुर चक्र के आसपास की नाड़ियां, ये अनाहत चक्र के आसपास की नाड़ियां, ये पूरे शरीर में फैली हुई नाड़ियां। हम्म। और ये आपस में नाड़ियां एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये चक्र का डायग्राम देखा गया। हम्म। ये सारी चीजें क्वांटम फिजिसिस्ट के द्वारा, मशीनों के द्वारा समझी गई कि क्या एक्चुअल में नाड़ियां एग्जिस्ट करती हैं। हम्म। यस, ये करती हैं।